नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा हिंदी का चैप्टर है समास, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर चाहे आपका सी टेट का हो, यूपी टेट का, सुपर टेट का, या बिहार सुपर टेट, या आपका उत्तराखंड हो या झारखंड टेट का हो, या आपका किसी भी कंपटीशन लेवल का पेपर हो, तो आपका उसमें हिंदी के चैप्टर से कम आपका 2-3 नंबर क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि समास की परिभाषा क्या है, समास अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, समास से कितने भेद होते हैं। आपका हमेशा ये क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। तो आज हम हिंदी में कवर करेंगे समास का अर्थ क्या है, परिभाषा किसे कहते हैं, क्योंकि आपकी परिभाषा से 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है टेट में, सी टेट में, कि समास का परिभाषा क्या होती है, समास का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, कितने भेद होते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास को कितने प्रकार समझते हैं। तो शाब्दिक अर्थ क्या क्या है आपका समास का। तो समास को हम संक्षेप के रूप में जानते हैं, समस्त पद के रूप में जानते हैं, समासिक पद के रूप में भी समझते हैं, और संपूर्ण पद के रूप में भी हम समास को समझते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ कितने होते हैं, तो इतने प्रकार से होते हैं। समास का संक्षेप, शाब्दिक अर्थ संक्षेप, समस्त पद, समासिक पद और संपूर्ण पद। आपको इसको बिल्कुल कॉपी पेन उठा के इसको नोटबुक में इसको नोट करना है कि समास का शाब्दिक अर्थ कितने प्रकार का है, हम कितने प्रकार से समझते हैं, उसके बारे में है। अब हम समझते हैं कि समास की परिभाषा क्या है। समास शब्द 2 शब्दों सम का मतलब क्या हो, संक्षिप्त, एवं आस का मतलब होता है कथन या शब्द से बना शब्द है। समास का संधि विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सम प्लस आश बराबर क्या आ जाएगा आपका समास। सम का मतलब क्या हुआ आपका संक्षिप्त, आज का क्या मतलब हो गया कथन या शब्द, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त कथन या शब्द। समास का अर्थ क्या हुआ, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि समास का अर्थ क्या है, तो हम बता देंगे सब संक्षिप्त कथन या शब्द को हम समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया में शब्दों का क्या होता है, संक्षिप्तीकरण किया जाता है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि समास की प्रक्रिया जो शब्दों का होता है वो क्या होता है, तो संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास की परिभाषा समझते हैं। समास किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। फिर से रिपीट कीजिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों से जो मिलकर नए सार्थक शब्द का निर्माण करे वो क्या हमारा समास है। अच्छा, समास और संधि में डिफरेंस क्या है, पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है कि समास और संधि में डिफरेंस क्या है। संधि में होता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और समास किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिले नए सार्थक शब्द को समास करते हैं। मतलब संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। बस आपको इतना फर्क समझना है कि संधि में परिभाषा आती है तो संधि में वर्णों का मेल होता है, वर्णों के मिलकर बने नए शब्द को हम संधि, वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। और समास किसे कहते हैं, शब्दों से मिलकर जो बने नए सार्थक शब्द उत्पन्न होता है वो क्या हमारा समास हो गया। बस आपको बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस करना है कि समास में शब्दों का मेल होता है, शब्दों का मेल, और संधि में क्या होता है, संधि में होता है वर्णों का मेल। बस आपको एक लाइन में याद करना है। या आपके 2 नंबर आपके हाथ में है। संधि की परिभाषा भी पेपर में हमेशा आता है और समास की भी परिभाषा हमेशा पेपर में आता है। तो बस हमें ये समझना है कि संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल से नए सार्थक शब्द क्या होते हैं, हमारे समास होते हैं। अब समास विग्रह किसे कहते हैं। अब तक तो हम समास का अर्थ पढ़ रहे थे, शाब्दिक अर्थ क्या है, समास का अर्थ क्या है और समास किसे कहते हैं। हमने 3 चीज़ कवर कर लिया। अब हम देखते हैं कि समास विग्रह किसे कहते हैं, क्योंकि पेपर में हमेशा भी ये भी आता है कि समास विग्रह किसे कहते हैं। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। कभी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि समास विग्रह को किस और नाम से जानते हैं, तो व्यास के नाम से भी समास विग्रह को समझते हैं। जैसे कि संक्षिप्त जो करण करने की प्रक्रिया है वो हमारा समास है, और जो व्यास जो कहलाती है वो क्या है, हमारा समास विग्रह है। तो समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। समास विग्रह को और किसके नाम से जानते हैं, तो व्यास के नाम से जानते हैं।
ठीक है। जैसे कि नीलकमल, समास विग्रह हम कैसे समझेंगे? नीलकमल, नीला है जो कमल, तो ये हमारा क्या है? समास विग्रह हम किए समास का, मतलब नीला है जो कमल, नीलकमल। ठीक है। अब इसके हम बारे में थोड़ा सा और समझते हैं कि समास को क्या क्या है। समास का विलोम क्या हुआ? व्यास। पॉइंट के रूप में नोट करें, समास का विलोम। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि समास का विलोम क्या है? समास का विलोम है व्यास। समास संश्लेष संक्षिप्त है, जबकि व्यास विश्लेषण विश्लेष और विस्तार है। अब देखते हैं थोड़ा समास क्या है। समास हमारा क्या हो गया? समास का मतलब हो गया संश्लेष। समास को संश्लेष या संक्षिप्त है, संक्षिप्त है। जबकि व्यास क्या हमारा? जबकि व्यास को क्या कहेंगे? तो व्यास को हम विश्लेष या विस्तार कहेंगे। ठीक है। समास का क्या है? समास संश्लेष या संक्षेप को कहेंगे, जबकि व्यास को हम विश्लेष या विस्तार को समझते हैं। समास में प्राय कितने पद होते हैं? तो समास में प्राय 2 पद होते हैं। पॉइंट आपका, समास में प्राय 2 पद होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि समास में कितने पद होते हैं? तो 2 पद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल जैसे राजपुत्र, तो इसका मतलब क्या? राज क्या हमारा? कि राज हो गया हमारा पूर्व पद, पुत्र क्या हो गया हमारा? उत्तर पद। एग्जाम्पल समझ गए हम। पॉइंट क्या है हमारा कि समास में प्राय कितने पद होते हैं? तो 2 पद होते हैं। पेपर में हमेशा ही क्वेश्चन आया हुआ था, यूपी पुलिस वाले में बहुत पहले क्वेश्चन आया था कि समास से कितने पद होते हैं? तो 2 पद। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। एग्जाम्पल समझे, राजपुत्र, तो राज इसमें क्या हो गया हमारा? तो राज हमारा हो गया पूर्व पद, और पुत्र क्या हो गया हमारा इसमें? उत्तर पद। ठीक है। आप इसको बिल्कुल कॉपी पेन उठा के इसको नोट करते हो जाएगी, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरा पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है समास के बारे में? अब तक हमने पढ़ा कि समास के कितने पद होते हैं? 2 पद, उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। अब हम देखते हैं समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्ति कैसे लुप्त होती है। पॉइंट हमारा कि समास प्रक्रिया में पदों के जो बीच क्या होती है? पदों के बीच, जैसे हम कोई शब्द को बोलते हैं तो पदों के बीच में क्या होती है? विभक्तियाँ होती हैं, जो वो लुप्त हो जाती हैं। बोलते समय हम बोलते हैं विभक्तियाँ ही, लेकिन लिखते समय वो क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। आप इसको कॉपी पेन उठा के नोट करते रहिएगा साथ साथ में। आप समास की प्रक्रिया में पदों के बीच क्या होता है? तो विभक्तियाँ लुप्त होती है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि समास प्रक्रिया में पदों के बीच क्या लुप्त होता है? तो विभक्तियाँ लुप्त होती है। जैसे कि अब हम समझे हैं कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये क्या हो गया हमारा? राजपुत्र। ठीक है। राजा का पुत्र, तो का इसमें क्या हो गया हमारा? इसमें क्या है? इसमें का इसमें विभक्ति है, तो क्या लुप्त नहीं हो गई? लुप्त हो गई। राजपुत्र, जैसे हमने बोला कि राजपुत्र, तो राज इसमें क्या हो गया आपका? पूर्व पद हो गया। पुत्र क्या हो गया आपका? इसमें उत्तर पद हो गया। लेकिन इसमें विभक्ति लुप्त होगी बोलते समय। जब हम लिखेंगे राजा का पुत्र, तो का इसमें क्या हो गया हमारा? विभक्ति हो गई। लेकिन बोलते समय विभक्तियाँ क्या हुई हमारी? लुप्त हो गई है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि समास प्रक्रिया में पदों के जो बीच क्या लुप्त होती है? तो ऑप्शन लगा देंगे हम, विभक्तियाँ लुप्त हो जाती है। जैसे कि राजा का पुत्र, अब इसको हम लिखेंगे राजपुत्र। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है आपका कि समास में कई शब्दों से मिलकर विकार भी आ जाता है। देखिए कैसे, समास कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे काठ की पुतली, काठ की पुतली, ऐसे कैसे समझे हम? देखें, अब इसको लिख दे कठपुतली।
काठ की पुतली, इसमें विभक्ति हो गई। लेकिन इसने कहा कि कुछ विकार भी आ जाते हैं, कैसे कठपुतली, तो काठ के का क बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या, काठ की पुतली कठपुतली, तो विकार इसमें क्या हो गया हमारा, विकार भी आ जाता है, जैसे कि का क बन जाता है, बन जाना क्या हमारा ये विकार है। घोड़े का सवार, घोड़े का सवार, तो का की क ये सब क्या हमारा विकार बन जाता है। तो घोड़े का सवार तो क्या होगा आपका घुड़सवार, ठीक है। कुछ और भी देख लें। अब समास के भेद के बारे में हम पढ़ते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि समास के लगा देते हैं आपके कितने भेद, 4 भेद। कौन कौन से, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, 4 लगा करते हैं। लेकिन जबकि होते हैं कितने भेद हमारे, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, अव्ययभाव समास। फर्स्ट हमारा क्या हो जाता है, अव्ययभाव समास। सेकेंड हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया तत्पुरुष समास। थर्ड हो गया हमारा कर्मधारय समास। फोर्थ हो गया हमारा द्विगु समास। फिफ्थ हो गया हमारा द्वंद्व समास। 6 हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। ये जो आपका कर्मधारय और द्विगु समास है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आपका तत्पुरुष के समास के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि समास के कितने होते हैं, 4 या 6, तो हम हमेशा लगाएंगे 6। कौन कौन से, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। अब इसके हम बारे में पढ़ते हैं कि अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, ठीक है। अव्ययभाव समास हम किसे कहेंगे, जिस समास का पहला पद या फिर इसको हम पूर्व पद कह दें, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययभाव समास कहेंगे, ठीक है। पहला पद क्या होगा, पूर्व पद क्या होगा, अव्यय होना चाहिए, या प्रधान हो, वो क्या होगा हमारा अव्ययभाव समास है। अब थोड़ा सा ट्रिक से समझते हैं कि इसको ट्रिक से समझ लें। पहला पद क्या होना चाहिए, उसमें उपसर्ग होना चाहिए, निपात और अव्यय शब्द होना चाहिए। किसमें, अव्ययभाव समास में। अब हम देखते हैं कि उपसर्ग में कौन कौन सा होना चाहिए। उपसर्ग जैसे आ गया आपका, ये क्या हमारा उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग है, परि उपसर्ग है, और आपका नीर, ये क्या है हमारा उपसर्ग। निपात वर्ड क्या क्या होता है, यथा, तथा, इति और भर। ये हमारा कौन सा शब्द हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा आपका निपात शब्द हो जाएगा। अव्ययभाव समास कौन कौन से होते हैं, जैसे धीरे धीरे, आजकल, आज तक, ये सब शब्द क्या है हमारे, ये सब शब्द हो गए अव्ययभाव समास। किसी भी शब्द में जैसे आजन्म, आजन्म, तो आजन्म में क्या आ गया, आ गया, तो आ क्या हमारा उपसर्ग। उपसर्ग किस में लगता है आपका, अव्ययभाव समास में। प्रतिदिन, तो प्रति क्या हो गया, इसमें उपसर्ग हो गया। यथाशक्ति, यथाशक्ति क्या हमारा निपात शब्द है, तो कौन सा होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा अव्ययभाव समास का हो जाएगा। धीरे धीरे, धीरे धीरे चलो, तो धीरे धीरे शब्द क्या हो गया हमारा, इसमें अव्यय शब्द हो गया, तो किस में आएगा आपका अव्ययभाव समास में। इसीलिए बिल्कुल आप उपसर्ग को, उपसर्ग शब्द को, निपात शब्द को और अव्यय शब्द को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। जहाँ किसी भी शब्द में उपसर्ग, निपात या आपका अव्यय शब्द गया, वो आपका हो जाएगा अव्ययभाव समास, ठीक है। अब हम समझते तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, वो क्या हमारा तत्पुरुष समास है हमारा। मतलब जिस शब्दों में कारक विभक्ति, जैसे होता है ना कारक चिन्ह, जैसे विभक्ति जिसको हम बोलते हैं, अगर कोई भी चिन्ह आया तो क्या होगा हमारा तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। इसका उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में क्या होता है, तो अव्ययभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है या बाद का पद प्रधान होता है। दोनों के बीच कारक चिन्ह लुप्त रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है। तो तत्पुरुष समास हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन सा, समानार्थीकरण तत्पुरुष समास, दूसरा हमारा हो जाएगा व्याधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है।
समानाधिकरण तत्पुरुष समास कौन कौन होते हैं? दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारा एक होता है जो कर्मधारय समास है, वो क्या है हमारा? समानाधिकरण तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास। दूसरा हो जाएगा हमारा द्विगु समास, जो है जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो वो कौन सा समास, तत्पुरुष समास कौन सा है? तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास से। पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है कि कर्मधारय और द्विगु समास कौन सा है, तो हम बताएंगे समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। अब हमारा दूसरा है व्याधिकरण तत्पुरुष समास। ये कितने प्रकार का होता है व्याधिकरण तत्पुरुष समास? ये हमारा होता है 6 प्रकार का। कितने? 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ये कारक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कारक रूप में किसको प्रयोग करते हैं? तो व्याधिकरण तत्पुरुष समास को कारक के रूप में प्रयोग होते हैं। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट हमारा हो जाता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल है ग्रामगत, तो इसमें हम कौन सा विभक्ति लगाएंगे? को। कैसे? गांव को गया, गांव को गया। तो हम बोलते समय तो बोलते हैं विभक्ति, लेकिन लिखते समय वो क्या होता है हमारा? कारक क्या होता है? लुप्त हो जाता है। जैसे कि कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? कर्ता को ग्रामगत, तो ग्रामगत का मतलब क्या हो? गांव को गया। अब इसको हम लिखेंगे ग्रामगत, तो हम बोलते समय तो बोलते हैं ग्रामगत, लिखते समय लिखेंगे गांव को गया। तो को क्या है? इसमें कारक का रूप प्रयोग हुआ है, लेकिन बोलते समय लुप्त हो जाता है। ठीक। अब है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें क्या है? एग्जाम्पल समझते हैं। गुण युक्त, तो इसमें किस कार का प्रयोग होगा? इसमें से का प्रयोग होगा। कैसे? गुण से मुक्त, गुण से मुक्त। इसमें कारक होगा। थर्ड आपका है संप्रदान कारक, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें कैसे होगा? माल गोदाम। इसमें कौन सा विभक्ति प्रयोग होगा? तो इसमें होगा प्रयोग आपका के लिए। कैसे? माल के लिए गोदाम है, माल के लिए गोदाम है। ठीक। चौथा क्या है हमारा? चौथा हो जाएगा अपदान, अपदान से जुदाई। अपदान तत्पुरुष समास में क्या होगा? कैसे हम समझेंगे इसको? जैसे कि आपका रोग मुक्त, तो इसमें कौन सा प्रयोग होगा? रोग से मुक्त, से का प्रयोग होगा इसमें, रोग से मुक्त। पांचवा कौन सा होगा हमारा? संबंध तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल कैसे समझे? इसको हम समझते हैं कन्यादान, तो कन्या का दान, तो इसमें क्या प्रयोग किया गया? विभक्ति का, तो कन्या का हम दान करते हैं, कन्या का दान। संबंध में छठा हमारा हो जाएगा कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण, कलर चेंज कर लेते हैं। अधिकरण में क्या होगा? हमारा एग्जाम्पल है गृह प्रवेश, इसमें कौन सा विभक्ति प्रयोग होगा? में। अधिकरण में क्या होता है? मैं पर, तो हम क्या करेंगे? गृह प्रवेश में गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। इसको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा आप कॉपी पेन उठा के, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि कैसे समझें। जैसे कि 6 प्रकार का होता है, तो कर्म तत्पुरुष समास में कौन सा प्रयोग होता है विभक्ति का? को का, तो ग्रामगत, तो गांव को गया। कर्म तत्पुरुष समास में कौन सा होगा विभक्ति यूज? से, तो गुण युक्त, गुण से क्या है? वो मुक्त है। गुण मुक्त क्या हो गया? गुण युक्त मतलब क्या हो गया? गुण से युक्त, युक्त है, गुण से युक्त। संप्रदान में कौन सा कारक प्रयोग किया गया? के लिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या? माल गोदाम, तो गोदाम किसके लिए है? माल के लिए। माल के लिए क्या बना है? गोदाम, तो माल के लिए गोदाम। तो जो के लिए जो प्रयोग है वो कौन सी विभक्ति है हमारा? तो संप्रदान विभक्ति है। अपदान से जुदाई। ठीक। रोग मुक्त, तो हम किससे मुक्त हो गए? रोग से, रोग से मुक्त, तो अपदान कारक में ये आ गया तत्पुरुष समास में। ठीक है। संबंध, संबंध का क्या विभक्ति है? तो कन्या का दान, तो कन्या का दान है किसका है? संबंध तत्पुरुष समास का है। अधिकरण,
अधिकरण में मैं पर जो प्रयोग होता है विभक्ति, तो गृह में प्रवेश, हम कहाँ प्रवेश कर रहे हैं, गृह में प्रवेश। ठीक है, आपको बिल्कुल इसी तरह को विभक्ति को याद कर लीजिए, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जब क्वेश्चन आए तो संधि करके इसको समझिए कौन सी विभक्ति है और कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे पेज पर क्या है। अब हमारा है कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। कर्मधारय किसे कहते हैं, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा विशेषण विशेष संबंध को कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब जहाँ उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो वो हमारा क्या है, कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उपमान समास किसे कहते हैं। उपमान समास किसे कहते हैं, जिसमें तुलना की जाए, जिसमें तुलना की जाए। ठीक है, जैसे कि हम पकड़ते हैं प्रकृति, प्रकृति के हम बारे में क्या समझते हैं, जैसे चंद्रमुख, तो चंद्रमुख क्या हो गया हमारा, ये प्रकृति है, तो हम चंद्रमुख से क्या कर रहे हैं, आपका तुलना कर रहे हैं। चंद्रमुख कैसा है, चंद्रमा के समान मुख है, तो चंद्रमुख क्या है, हम कहते हैं ना कि मेरा बेटा का चांद सा मुखड़ा है, तो चंद्र जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, चंद्रमुख, ये किसका हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना किससे कर रहे हैं, प्रकृति से तुलना कर रहे हैं, किसकी, उपमान की। ठीक है, और उपमेय में क्या होता है, या फिर हम ये देख लें दूसरा पॉइंट क्या है इसके बारे में, दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा जिसकी पहले से प्रसिद्धि हो, जिसकी पहले से प्रसिद्धि हो, जैसे मुख चंद्र, मतलब पहले से है कि इसका मुखड़ा सा चांद है, तो पहले से जिसकी प्रसिद्धि हो वो क्या हमारा उपमान, या किसी से तुलना जहाँ तुलना की भावना हुई वो क्या हो गया, हमारा उपमान हो गया। ठीक है, मतलब कर्मधारय समास, जहाँ तुलना की भावना हो गई वहाँ कर्मधारय समास उपमान का हो गया। उपमेय किसे कहते हैं, उपमेय में जिसकी तुलना की जाए किसी साथ, जैसे कि तुलना, इसमें भी क्या होती है, इसमें तुलना होती है। कमल नयन, नयन कैसे है, कमल के समान जिसके नयन हो। गजना गमनी, गजगामनी, गजगामनी। ठीक, और क्या है, जिसकी प्रसिद्धि बाद में हो, इसका क्या है, पहले उपमान में क्या होता है, पहले प्रसिद्धि होती है, लेकिन उपमेय में क्या होता है, बाद में प्रसिद्धि होती है, बाद में प्रसिद्धि होती है। कैसे, ऐसे मृग नयनी, नयन किससे है, मृग के समान जिसका नयन हो, तो मृग नयनी जिसको हम कहते हैं। इसमें जो प्रकृति ना हो, उपमेय में क्या होता है, प्रकृति नहीं होती, लेकिन उपमान में प्रकृति की भी तुलना की जाती है, ऐसे पहले प्रसिद्धि होती है। उपमेय में क्या तुलना तो होती है लेकिन प्रकृति से नहीं होती है, और इसमें बाद में प्रसिद्धि की जाती है। जैसे मृग नयन, मृग नयन कैसा है, मृग के समान है, तो हमारा क्या हो गया, हमारा कर्मधारय समास का उपमेय हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं विशेषण और विशेष में क्या है। विशेषण में क्या क्या होता है, विशेषण में होता है हमारी पहचान, संकेत, निशान, प्रतीक और गुण दोष, ये सब क्या होगा, हमारा विशेषण होगा। और विशेष से क्या होगा, हमारा आधार, अभी एग्जाम्पल समझाते हैं, विषय, वस्तु, पदार्थ और प्राणी, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेष से। और जहाँ पहचान की जाती है, संकेत होता है, निशान होता है, या प्रतीक, या किसी के गुण दोष दिखाई जाए, वो क्या हमारा विशेषण है। और विशेष का क्या, जहाँ जिसका आधार मानते हो, इसका विषय हो, या वस्तु, पदार्थ, प्राणी, ये सब क्या हमारा विशेष होगा। जैसे कि नरोत्तम, एग्जाम्पल से समझते हैं हम, नरोत्तम, तो नरोत्तम में क्या हो गया, नरो क्या हो गया हमारा, इसमें विशेष हो गया, ये पहले विशेष हो गया ये, और तम क्या हो गया हमारा, इसमें विशेषण हो गया। ठीक है, पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम किसको कहते हैं,
राम जी को। तो इसमें प्रकृति से हुई ना, तो पुरुषोत्तम, पुरुष कौन है इसमें, तो पुरुष क्या है इसमें, विशेष, उसकी विशेषता बताई गई है, विशेष है। और इसमें तम क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा आपका ये विशेषण। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब है कि अब कर्मधारय की परिभाषा हमने पढ़ ली, किसे कहते हैं, उपमान उपमेय किसे कहते हैं, विशेषण विशेष्य की पहचान देखिए कि पहचान कैसे करेंगे। अब हम थोड़ा सा ट्रिक से समझते हैं, क्योंकि पेपर में इतना समय नहीं होता कि उतना हम समझ पाएँ। ट्रिक है हमारा कि पहचान कैसे करेंगे, कि विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में के समान या है जो आदि आते हैं, वो क्या हमारा कर्मधारय। किसी भी शब्द को हम, कोई भी शब्द जैसे चरण कमल है, तो इसको हम संधि करेंगे, तो संधि करते समय के समान या है जो आया, वो क्या हमारा कर्मधारय समास। जैसे कि चरण कमल, चरण के समान कमल, तो के समान जहाँ शब्द आया वो क्या हमारा कर्मधारय समास हो गया। चंद्र मुख्य, चंद्र के समान मुख्य, के समान जहाँ प्रयोग हुआ, हम संधि करते समय देखेंगे कि किसका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, के समान कर्मधारय समास हो गया। नील गाय, नीली है जो गाय, है जो को प्रयोग किया, ये किस में होगा हमारा कर्मधारय समास में होगा। महात्मा, महान है जो आत्मा, है जो या के समान कहा किसी भी शब्द में प्रयोग हुआ, वो कर्मधारय समास होगा। या उपमान उपमेय की विशेषता या विशेषण विशेषण की विशेषता बताई जाए, वो कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट होगा द्विगु समास किसे कहते हैं। ठीक है, द्विगु समास को क्या कहेंगे, संख्यावाची या समूहवाची को समझते हैं। इसको दो नाम समझते हैं, संख्यावाची जहाँ हो या समूह, जहाँ समूह का बोध हो, समूहवाची भी हो, वो क्या हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कर्म द्विगु समास होगा। अब परिभाषा क्या है, जहाँ पहला पद संख्यावाची हो और दूसरे पद की प्रधानता हो, वो हमारा क्या होगा द्विगु समास। मतलब जहाँ पहला पद में संख्यावाची हो या दूसरे पद की प्रधानता हो, वो हमारा द्विगु समास होता है। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्या विशेषण हो, वह द्विगु समास होता है। मतलब पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, वो क्या होगा हमारा द्विगु समास होगा। इसमें समूह या समाहार ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है, समूह का या समाहार का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए तिराहा संख्या, चौराहा संख्यावाची, पंचवटी संख्या जिसकी पंच जिसकी वाटी, दशानन जिसके 10 हो आनन, अष्टाध्यायी, चार पाई या चौमासा, ये सब क्या हो गया हमारा, ये समूह की भी, अष्टाध्यायी क्या है समूह के भी गणना करिए, संख्यावाची का भी गणना हो रहा है। ये हमारा क्या हो गया आपका द्विगु समास हो गया। जहाँ पहला पद संख्यावाची हो या समूहवाची का या दूसरे पद की प्रधानता हो, वो हमारा द्विगु समास होगा। तिराहा, चौराहा, पंचवटी, दशानन, अष्टाध्यायी, चारपाई, चौमासा, ये सब क्या हमारा हो जाएगा आपका संख्यावाची। समूहवाची में क्या क्या होता है, समूहवाची में हो जाएगा आपका जैसे कि सप्ताह, ये क्या होगा हमारा समूहवाची। नवग्रह, मतलब जहाँ समूह की गणना हो वो हमारा समूहवाची। और जहाँ जैसे तिराहा, चौराहा, पंचवटी संख्या का बोध हो, वो क्या हो गया हमारा द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है द्वंद्व समास किसे कहते हैं। इसे समझना बहुत ही इजी है। जहाँ दोनों पद की प्रधानता हो या विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो, वो हमारा क्या हो जाएगा द्वंद्व समास होता है। ठीक है, कौन सा, जहाँ दोनों पद की प्रधानता होती, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, दोनों पद की प्रधानता। जैसे माता और पिता, माता का भी प्रधानता है और पिता का भी प्रधानता है। भाई और बहन दोनों की प्रधानता हुई है। पति एंड पत्नी, इसमें दोनों पद की प्रधानता हो रही है। या विग्रह करने, जैसे हम विग्रह करेंगे तो जिसमें और एवं या अथवा का प्रयोग, जैसे माता और पिता, तो माता और पिता के बीच में क्या से प्रयोग हो, और भाई एवं बहन एवं। ठीक है, अथवा का प्रयोग हुआ या का प्रयोग हुआ, जहाँ विग्रह करने पर और एवं या अथवा का प्रयोग होगा, वो द्वंद्व समास होता है। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से। इसमें द्वंद्व समास में क्या होता है, एक दूसरे का विलोम होता है। ठीक है, जहाँ विलोम शब्दों में द्वंद्व समास होता है, जैसे एक दूसरे का लाभ हानि, तो एक लाभ का क्या विलोम शब्द हुआ हमारा हानि। विकारी शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जहाँ विकारी शब्दों में जहाँ विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के साथ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, वो क्या हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास होता है। जैसे माता और पिता, तो माता के पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, या और भी हमें बोलते समय प्रयोग किया है, चाहे योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ या एक दूसरे का विलोम होगा, तो क्या होगा हमारा द्वंद्व समास होगा।
विकारी शब्दों की आवृत्ति होगी, छोटा छोटा, बड़ा बड़ा, ये सब क्या होगा विकारी शब्द। जहाँ विकारी शब्द की रिपीट हो या आवृत्ति हो वो द्वंद्व समास होगा। अर्ध आवृत्ति शब्द या पुनरुक्त हो, जैसे पानी वानी, चाय वाय, खाना वाना, मतलब अर्ध आवृत्ति हो तो वो कौन सा होगा, द्वंद्व समास होगा। जहाँ शब्दों के द्वारा संबंध प्रकट किए जाए, जैसे राम और लक्ष्मण, पति और पत्नी, संबंध इसमें हो रहे तो क्या होगा, हमारा द्वंद्व समास होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं कि जहाँ विलोम शब्द का हो या विकाय शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो या विकाय शब्दों की आवृत्ति हो या अर्ध आवृत्ति शब्द का प्रयोग हो, जहाँ शब्दों के द्वारा संबंध का प्रकट हो, वो हमारा सब क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। हम बस इतना ही समझते हैं, इससे ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला हमारा क्या होगा। अब हमारा लास्ट है आज का, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुब्रीहि समास हमेशा क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता रहता है। तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती, ना इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है ना उत्तर पद की प्रधानता होती है, लेकिन तीसरे पद की प्रधानता होती है। एग्जाम्पल समझते हैं कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल से हम कर ले, दशानन, दस है जिसके आनन, कौन है, रावण। लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, तो इसमें प्रधानता कौन है, गणेश जी। ठीक है, अब हम देखते हैं दोनों पद क्या होते हैं, इसमें गौड़ होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, गौड़ होते हैं। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पदों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, लंबोदर, लंबा हो जिसका उदर, कौन है हमारा, गणेश जी हैं। दशानन, दस है जिसके आनंद, रावण जी, मतलब तीसरे पद की प्रधानता संकेत करता है, वो क्या हमारा हो गया, वो हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। जैसे चंद्रशेखर, ठीक, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात शंकर जी, तो शंकर जी के शिखर पे क्या होता है, चंद्रमा, तो चंद्रशेखर किसे कहते हैं, शंकर जी को कहते हैं, तीसरे पद की प्रधानता हुई। गजानन, गज जैसा आनंद हो जिसके, अर्थात गणेश जी। लंबोदर, गणेश जी। दशानन, रावण जी को, ये सब जिसकी तीसरे पद की प्रधानता हो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कल की क्लास में हम समास के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, टॉप 40 क्वेश्चन, कल हम क्वेश्चन इसका रिवीजन करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।